हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा व्याख्यान का विषय है आनंदम। अभी तक आप अपने परामर्शदाता के द्वारा बहुत सी बातें आनंदम के विषय में सुन रहे हैं और जैसा कि हम सभी को इस बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है कि आपके मन में आनंदम को लेकर बहुत सी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं कि आनंदम है क्या। तो मैं कुसुम डंग से आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय कोटा, आप सभी की आनंदम को लेकर उत्पन्न हुए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर रही हूँ। तो आशा है कि आपको इसके बाद आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं, कुछ संशय आपके मन में खत्म होंगे आनंदम को लेकर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आनंदम वास्तव में है क्या। आनंदम का उद्देश्य है कि आपको पाठ्यक्रम के माध्यम से आनंद की उपलब्धि करवाना। मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्वों का एहसास कराना। आनंदम का उद्देश्य है विद्यार्थियों को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने का, सामाजिक उद्देश्यों के प्रति जागरूक करना और अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाना ताकि आप व्यक्तिगत दायित्वों का वहन करने के साथ साथ समाज के उत्थान के कार्य को अपनी नियमित दिनचर्या का एक भाग बना सकें और सामाजिक दायित्वों के प्रति आप जागरूक रहें, समाज के उत्थान हेतु कार्यक्रम करें। अब हम बात करते हैं कि आनंदम पाठ्यक्रम वास्तव में है क्या। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि आनंदम पाठ्यक्रम में भाग लेना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। आप में से बहुत से विद्यार्थी अपने परामर्शदाता के द्वारा व्हाट्सएप पर बनाए गए समूह को छोड़ रहे हैं, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको जिस समूह में शामिल किया गया है आप उस समूह को न छोड़ें, क्योंकि यह आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है और इस हिस्से में इसमें भाग लेना आपको अनिवार्य है, तभी आपको इस पाठ्यक्रम के लिए आवंटित अंक प्राप्त होंगे। इस पाठ्यक्रम के लिए 2 तरह से अंक निर्धारित किए गए हैं। यदि आप सेमेस्टर सिस्टम में हैं तो प्रत्येक सेमेस्टर के लिए 50 अंक निर्धारित हैं और यदि आप एनुअल सिस्टम में हैं तो एनुअल सिस्टम में इसके 100 अंक निर्धारित हैं। और यह अंक जैसा कि निदेशालय से हमें आदेश प्राप्त हुए हैं, यह अंक आपकी अंक तालिका में अंकित किए जाएंगे। तो अतः आपको आनंदम पाठ्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य है। आपके पास एनएसएस या एनसीसी की तरह चुनाव करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, आपको इसमें अनिवार्य रूप से भाग लेना है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि आनंदम पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या है। आनंदम पाठ्यक्रम में आपको 2 तरह से काम करना है। पहला, आपको व्यक्तिगत रूप से, जिसको कि नाम दिया गया है एन एक्ट ऑफ गुडनेस, और दूसरा है आपको समूह के रूप में कार्य करना है। 8-8, 10-10 या 12-12 के समूह आपके परामर्शदाता द्वारा बनाए जाएंगे। तो उस कार्य को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट या परियोजना। तो पहले हम बात करते हैं आपके व्यक्तिगत स्तर पर आपको आनंदम में डेली एक्ट ऑफ गुडनेस में आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको इसमें डेली डायरी मेंटेन करनी होगी, जिसमें आपको दिनांक सहित किए गए कार्य का उल्लेख करना होगा कि आपने क्या एक अच्छा कार्य किया है। और जब भी आपसे आपके परामर्शदाता द्वारा यह डायरी मूल्यांकन हेतु लाने के लिए कहा जाए तो आपको यह डायरी उपलब्ध करवानी होगी, ताकि आपके अंक जो हैं वो अंकित किए जा सकें। और अंकों के अतिरिक्त उत्तम कार्य करने वाले विद्यार्थी को महाविद्यालय द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर भी उत्साहवर्धन किया जा सकता है। और इस तरह के प्रशस्ति पत्र आपको आगे आपकी जब आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो आपको उसमें भी सहयोग करते हैं। एक्ट ऑफ गुडनेस में आपको
किस तरह के कार्य करने हैं। एक्ट ऑफ गुडनेस में आपको कुछ छोटे छोटे कार्य करने होते हैं, जैसे कि आपने पौधारोपण किया, आपने घर में सफाई में अपनी माताजी की मदद करी, या आपके पिताजी का व्यवसाय है और आप उस व्यवसाय में उनको जो भी आप सहयोग कर पा रहे हैं तो वो आपने सहयोग किया, या आपने किसी भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाया, आपके पड़ोस में कोई वृद्ध रहते हैं, उनको आवश्यकता है कि उनको अस्पताल तक ले जाया जाए तो आपने उसको ले जाने में मदद की, उनको दवाइयों की आवश्यकता है तो आपने दवाइयाँ ला कर दी, या कोई आपके अड़ोस पड़ोस में, जैसा कि आजकल परिप्रेक्ष्य चल रहा है, कोई बीमार है तो उनके घर के कार्यों में, जैसे कि उनको बाज़ार से सामान ला कर देना, कुछ भी और आवश्यक वस्तुएं ला कर देना, तो वो आप पूरी सावधानी रखते हुए उनको ला कर दें। और इस कार्य के आप एक अपने पास साक्ष्य भी रखें कि आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं ऐसा कार्य करते हुए। तो डेली एक्ट ऑफ गुडनेस में आपको इस तरह का एक कार्य कोई प्रतिदिन करना है और उसको डायरी में लिखना भी है। अब हम बात करते हैं परियोजना या प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट में क्या करना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने लिए एक विषय का चयन करना है कि वो किस विषय पर प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट का विषय सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने समूह के मेंटोर को सूचित करना होगा, और यदि आपके मेंटोर इस पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो फिर आपको इस प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस बनाना होगा। तो आप सिनॉप्सिस या सार इसका बनाकर अपने मेंटोर को बता सकते हैं। तब हम बात करते हैं आगे कि आपको टॉपिक किस तरह से सेलेक्ट करना है, विषय का चयन किस प्रकार करना है परियोजना के लिए। तो इसमें कई तरह के विषय लिए जा सकते हैं। पहले भी आपके परामर्शदाता द्वारा आपको विषयों के बारे में जानकारी दी गई है, कुछ विषयों की जानकारी मैं भी आपको दे देती हूँ। तो इनमें से सबसे पहले हम बात कर सकते हैं साक्षरता की। साक्षरता आज के दिन परिप्रेक्ष्य में दो तरह से हो सकती है। पहली है लेखन के द्वारा, यानी कि आप किसी को लिखना और पढ़ना सिखा सकते हैं ताकि अपने वो कार्य कर सके स्वयं। और दूसरी है डिजिटल साक्षरता, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल सभी कार्य जो है वो ऑनलाइन होते हैं, जैसे कि पानी का बिल, बिजली का बिल भरना, मोबाइल को रिचार्ज कराना, ऑनलाइन बैंकिंग। तो इस तरह से कार्य आप एक समूह को सेलेक्ट करके आप उनको सिखा सकते हैं, और सिखाते हुए आप अपने साक्ष्य भी एकत्रित कर सकते हैं, यानी कि आप फ़ोटो ले सकते हैं कि आप उनको सिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आपके प्रोजेक्ट में रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करनी होंगी। दूसरी तरह का प्रोजेक्ट स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को लेकर बनाई जा सकता है। आज के इस दौर में स्वास्थ्य का उत्तम होना बहुत आवश्यक है और हाइजीन का ध्यान रखना तो अत्यावश्यक है। तो आप इस टॉपिक में दो तरह से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। एक तो कोरोना में स्वास्थ्य व हाइजीन का ध्यान रखना, और दूसरा सामान्य दिनचर्या में स्वास्थ्य व स्वच्छता का ध्यान रखना। और यह सब कार्य करते समय आप एक विशेष बात का ध्यान रखें कि क्योंकि अभी कोविड का सब तरफ से चल रहा है इन्फेक्शन, तो आपको उसमें स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए यह कार्य करने हैं। एक और विषय है जिस पर कि आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ये है पर्यावरण। सबसे पहली चीज़, आप पर्यावरण के प्रति समाज में जागरूकता उत्पन्न करें और उनको ये सिखाएं कि हरे वृक्षों को हमें नष्ट नहीं करना है। आज हम कोविड के इस दौर में देख रहे हैं कि एक एक सांस कितनी इम्पॉर्टेंट है, कि ऑक्सीजन जो है वो दी जा रही है आर्टिफिशियली और ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो रही है। तो हम प्राकृतिक वातावरण में यदि वृक्षों का ध्यान रखें तो हमारी प्राकृतिक रूप से जो हमें ऑक्सीजन सामान्य दिनचर्या में मिलेगी, उस ऑक्सीजन में हम बढ़ोतरी करेंगे। तो ये पर्यावरण का हमें सबसे बड़ा उपलब्धता रहेगी कि हम पर्यावरण को स्वच्छ रखें, हरा भरा रखें। और दूसरी तरह का प्रोजेक्ट आप पर्यावरण से संबंधित बना सकते हैं पौधारोपण के द्वारा, और तरह तरह के पौधे या पेड़ लगाकर, पेड़ों के नई कोपलें लगाकर आप हरियाली के विस्तार में सहयोग कर पर्यावरण का
विस्तार कर सकते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं। और आपका अगला विषय हो सकता है प्रोजेक्ट के लिए प्रदूषण के प्रति जागरूकता का। कई तरह का प्रदूषण, जैसे कि साउंड और उसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के बारे में आप पढ़ते रहते हैं, तो उन सबको रोकने के लिए जिस तरह से भी समाज की तरफ से सहयोग हो सकता है, उसके प्रति आप उनको जागरूक कर सकते हैं। कि जैसे आजकल आप सुन रहे हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा धुआं है, बहुत प्रदूषित हो रही है वायु, पराली जलाने के लिए। तो आप में से जो भी बच्चे गाँवों में रहते हों, खेती के कार्य से संबंधित हों, तो आप अपने आसपास के लोगों को इस कार्य को, पराली को जलाने से रोककर प्रदूषण, वायु, वातावरण को प्रदूषित होने में रोकने में सहयोग कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त पर्यटन स्थलों का रख रखाव, उनका उपयोग हम किस तरह से करें। यदि हम पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो हमें वहाँ किस तरह से सफाई का ध्यान रखना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप सिखा सकते हैं, इस पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय धरोहर के अंतर्गत आने वाले भवनों का संरक्षण किस तरह किया जाए, यह भी आप पर्यटन स्थलों पर जाकर वहाँ पर लोगों को सिखा सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह की परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि आप बना सकते हैं। और समय समय पर आप अपने परामर्शदाता से, मेंटोर से भी इस विषय में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको परियोजना सार या सिनॉप्सिस किस तरह से बनाना है। तो सिनॉप्सिस में सबसे पहले आप अपना टॉपिक लिखेंगे, विषय लिखेंगे कि आप किस विषय पर प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। उसके बाद आप उद्देश्य लिखेंगे कि आपको इस विषय को प्रोजेक्ट बनाने के लिए चयन करने का उद्देश्य क्या है। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि इस परियोजना के अंतर्गत आप क्या क्या गतिविधियां करेंगे, आपका समूह क्या क्या गतिविधियां करेगा। क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो ग्रुप में किया जाएगा और प्रत्येक ग्रुप में 8 से लेकर 12 तक स्टूडेंट्स रहेंगे और किसी एक स्टूडेंट को लीडर बनाया जाएगा, जिसकी लीडरशिप में आप सभी ये कार्य करेंगे। और जब आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो आप उसकी रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट बनाकर अपने परामर्शदाता को प्रस्तुत करेंगे। तो ये रिपोर्ट किस तरह से बनानी है, ये हम आपको फिर कभी अगले व्याख्यान में आवश्यक रूप से बताएंगे। तो आशा है कि इस व्याख्यान में आपकी आनंदम को लेकर कुछ आपकी जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी और आपको आनंदम के तहत कार्य करने में अब आप एक थोड़ा आसानी को महसूस करेंगे और अपना कार्य अच्छी तरह से संपन्न कर पाएंगे। धन्यवाद।